Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How's it going? It's going well. और एक बात जो हम आपसे करना चाहते हैं, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक देखें, वहाँ पर इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं तरक्की याफ्ता मुल्कों में। फॉर इंस्टेंस अमरीका को आप ले लें, दर्जनों ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अब जितनी भी हाई टेक कंपनियाँ हैं, उनकी टॉप पोस्ट्स पे देखें, इमिग्रेंट्स ही मौजूद हैं उनके CEO या COO के तौर पर। हम ट्विटर वगैरह इन सब की बात भी कर रहे हैं। टॉप 5 टेक कंपनीज उनके तो आपको पता है ना कि इंडियन CEO जी। हम अपने यहाँ की सूरत हाल देखें तो यहाँ पर अरकानाबाद का इलाका, फिर बिहारीज, फिर अफगानीज, बहुत से लोग, बहुत से हमारे बच्चे जो इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं, जैसे कि रोहिंग्या मुस्लिम्स जो 60s या 80s में माइग्रेट करके वहाँ से जुल्म सितम से तंग आकर यहाँ आए थे। अरकानाबाद और सराउंडिंग्स में जो रहते हैं, वहाँ पे अभी भी एक खातून से मेरी मुलाकात हुई, उनकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन चूंकि उसके वालिद का ID कार्ड ब्लॉक है, तो मैं सोच रहा था कि उस बच्ची का क्या कसूर है, वो तो इसी मट्टी में पैदा हुई है। तो वो लोग यहाँ पे पॉलिसी इस तरह की बननी चाहिए कि जो लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं, अगर उनके वालिदैन का ताल्लुक किसी और मुल्क से है भी, तो दे शुड हैव ऑल द राइट्स एज अ नॉर्मल पाकिस्तानी सिटीजन। वैसे तो और भी कम्युनिटीज़ हैं जिनके लिए देयर आर सर्टेन NGOs, लेट मी टेल यू, जो काम ये कर रहे हैं कि उनको खासतौर पे अगर डिस्प्यूटेड है कि जी उनके पेरेंट्स ने माइग्रेट किया था या कहाँ से आए हैं, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन वाकई जो आप कह रहे हैं, जो इधर पैदा हुए हैं, जो इस सरजमीन पर पैदा हुए हैं, उनको तो आप नेशनैलिटी दे ही सकते हैं। और ऐसे बहुत से मुल्क हैं दुनिया में जिन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया। आप US ही देख लें, मतलब आप कहीं से भी किसी तरीके से भी उधर पहुंचे हो और वहाँ आप पैदा हो जाएं, हो, आप रेफ्यूजी हो, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन अगर वहाँ बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी नेशनैलिटी US की ही भी होती है, रिगार्डलेस ऑफ वेयरएवर और किस सर्कमस्टांसेस में आप आए हैं। तो डेफिनेटली आपका बड़ा अच्छा, आपने सुबह सुबह एक टॉपिक जो है रेज किया है कि नाउ इट्स हाई टाइम कि उस चीज़ को एक क्लोजर भी दिया जाए। ये जो लड़ाई पड़ी हुई है और जनरेशन से आगे चलती जा रही है, और बीच में कितनी जनरेशन गुजर गई जिनको सिटीजनशिप नहीं मिली, जो कि ऑनेस्टली मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इस मुल्क में रहते हैं, इधर ही पैदा हुए हैं, इधर ही पढ़ रहे हैं, इधर ही बड़े हो रहे हैं, तो डेफिनेटली और लिटरली ये लोग बहुत ही प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द सोसाइटी, टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, प्रोवाइडेड कि इन लोगों की जो नई जनरेशन्स हैं, जो यहीं पैदा हुई हैं, जो यहीं पली बनी हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और वही मौके मिलें जो एक नॉर्मल पाकिस्तानी बच्चे या बच्ची को मिलते हैं। ओन करने की ज़रूरत है। आपके मेरा ख्याल बॉटम लाइन यही है कि प्लीज़ ओन these people who have been here for decades। तो ये एक्चुअली वी वर वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री जिससे हमने ये बात हमें दोबारा से याद आई एंड वी थॉट वी विल डू इट विद यू। बहुत सी बातें करनी है, बड़े टॉपिक्स हैं आज। PDM इज़ ऑल्सो कुछ करने की सोच रहे हैं, सोच तो काफ़ी देर से रहे हैं। ये एक फ्लू की एक चांस ही है कि कुछ कर पड़े सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। आज इसके बारे में भी बात होगी। 23 मार्च की उन्होंने डेडलाइन दी है। अब ये 23 मार्च जो है वो 14 अगस्त भी बदल सकती है। ये अभी हम डेट्स वगैरह नहीं फिलहाल डिस्कस करेंगे बिकॉज वो इतनी पहले से हो चुकी हैं, नथिंग रियली कम्स अबाउट, लेकिन बताएंगे ज़रूर आपको कि इनकी प्लानिंग क्या है। जनाब ये पहले आपको बता देते हैं क्योंकि अभी तो इसमें बड़ा टाइम है, इसलिए हमने सोचा खबर तो है, बताना आपको ज़रूरी है। इस्तीफे, लॉन्ग मार्च, धरना, एहतजाज। PDM गर्जी तो खूब थी लेकिन बरस नहीं सक रही है, और मीडिया पर बुलंदबांग दावों के बाद कल PDM के सरबराही इजलास में लॉन्ग मार्च का ऐलान तो किया गया, लेकिन अभी इंतजार बाकी है मेरे दोस्त। कंफ्यूजन भी बिल्कुल बरकरार है। आपको बताएं कि ऑपोजिशन इत्तेहाद ने अब से 4 महीने बाद 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च करने का फैसला किया है, जो लॉन्ग भी नहीं होगा ज़्यादा, और महंगाई मार्च की तारीख भी आपको बता दें कि वही है कि जब तक हुकूमत महंगाई बहरान से ही निमटने की तारीख दे चुकी होगी। मतलब ये इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि इसके बारे में कुछ खास कहा नहीं जा रहा। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मार्च का ऐलान करते हुए सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान बोले कि इस्तीफ़ों का कार्ड कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये फैसला अपने वक्त पर करेंगे। प्रॉब्ली ना भी करें ना शायद। डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फैसला किया है 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। पूरे मुल्क के कोने कोने से कौम इस्लामाबाद की तरफ आएगी। महंगाई के हवाले से, आम आदमी की गुर्बत
बेरोजगारी के हवाले से यहाँ एक बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। असम्बलियों से इस्तीफों का मसला भी ज़ेर गौर आया। ये कार्ड हमने कब इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका फैसला हम अपने वक्त पर अपनी मर्जी से करेंगे। हुकूमत इस वक्त कई बहरानों में घिरी हुई है, आवाम भी महंगाई से परेशान है, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई वाज़ेह प्लान देने में मुसलसल नाकाम नजर आ रही है। हुकूमत के जाने के ऐलान तो खूब किए गए हैं, लेकिन तारीख पे तारीख देने का सिलसिला उसी तरह जारी है और PDM को हुकूमत तो पहले ही सीरियस नहीं लेती है। अब कहीं ऐसा ना हो कि आवाम भी प्रॉब्ली इस अपोजिशन इत्तेहाद को संजीदा लेना छोड़ दें। अब हो सकता है ना भी छोड़ें, हो सकता है वाकई आवाम की बड़ी तादाद इनके लॉन्ग मार्च में जो अभी बाद में होना है उस पर मौजूद हो। स्पोक्स पर्सन PDM हाफिज हमदुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी पता कर लेते हैं ये तारीख पे तारीख टाइप बातें जो हो रही हैं। अब हाफिज साहब, सबसे पहले तो PDM ने हुकूमत मुखालिफ महंगाई मार्च करने के लिए 23 मार्च की तारीख रख दी है। यही तारीख क्यों? और काफ़ी फार साइटेड भी है, ज़रा दूर भी है। तो एक तरफ हुकूमत गिराने की जल्दी, दूसरी जानिब 4 माह बाद का एक तारीख दी है, प्लान भी बड़ी दूर का है। ये क्या हो रहा है? PDM की तमाम क़ियादत और बराई इजलास बैठ के उन्होंने मुशावरत से ये तारीख़ तय की, तो इसमें PDM की कोई हिकमत अमली तो होगी। तैयारी करनी पड़ती है, मौसम को भी देखना पड़ता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मीडिया पर नहीं बता सकते, जो उसके लिए कुछ न कुछ वक्त दरकार है। तो लिहाजा हमने फ़ैसला यही किया कि 23 मार्च को एक ऐसी तारीख़ है कि ये यौम जमहूरिया भी है। लिहाजा हम ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि एक तरफ महंगाई के ख़िलाफ़ ये मार्च होगा, दूसरी तरफ हक़ीक़ी जमहूरियत की बहाली के लिए ये मार्च होगा। तो लिहाजा 23 मार्च इस मुनासबत से भी रखा गया कि यौम जमहूरिया है और पाकिस्तान में फ़िलहाल जमहूरियत नहीं है। जब से 25 जुलाई 18 का इलेक्शन हुआ है, लिहाजा इस मुल्क में न वोट की कोई हैसियत है। अच्छा हाफिज़ साहब, आप तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मीनवाइल हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने भी ज्वाइन किए हैं, उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे कि उनकी क्या तैयारी है। लेकिन पहले आपकी तैयारी की ज़रा बात कर लें। अब एक शहर में होने वाले मार्च से हुकूमत तो सर्टनली हाफिज़ साहब जाने वाली है नहीं, आप सभी जानते हैं। इससे पहले भी बड़ी कोशिश की है, लॉन्ग मार्च या इस्तीफ़ों जैसे सख्त फैसलों से गुरेज किया गया। अभी तो ये सिर्फ मार्च कहा जा रहा है, लॉन्ग होगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा प्रॉबली। अब मुस्लिम लीग नून वाले नहीं माने या कोई और वजह इसके पीछे आप लोगों ने सोची समझी कोई वजह है कि जनाब अभी इस्तीफ़े वगैरह नहीं देंगे और अभी लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा? देखिए, जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, बुनियादी और उसूली तौर पर फ़ैसला इस्तीफ़ों का है, बिल्कुल बरकरार है। सबका इत्तेफाक है कि उसूली फ़ैसला इस्तीफ़ों का है। मसला सिर्फ वक्त की है, टाइमिंग की है। ये PDM की क़ियादत अपनी मर्ज़ी से वक्त को देकर, सूरत हाल को देकर कि ये पत्ता किस वक्त मौसर रहेगी कि हम इस्तेमाल करेंगे। जब क़ियादत को ये महसूस हुआ कि आज इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल करना मुनासिब भी है और मुअस्सर भी है, उसी वक्त पर क़ियादत बैठ के इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ तक PMLN की बात आपने की, उनका भी फ़ैसला उसूली तौर पर यही है और पहले भी यही था, तो इसलिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जी हाफिज़ साहब, सब आपने बता दिया, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपका मतलब है, लेकिन इस्तेमाल कब होंगी ये देखा जाएगा। इन द मीन टाइम सेनेटर फैसल जावेद ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल, आपको कोई टेंशन है इस बात की कि बड़ी प्लानिंग हो रही है PDM की, ऑलरेडी अगले साल का एक एजेंडा जो है वो सामने रखना शुरू कर दिया, ऑल द ऑप्शंस आर आउट देयर। अब ये कब यूज़ होंगे, कब यूटिलाइज होंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर हुमा और अब्दुल्ला, आप दोनों को। अच्छा, एक चीज तो ये है कि ये अच्छी बात है, मैंने एक्टिविटी करनी चाहिए पॉलिटिकल, इट्स अ गुड थिंग। पॉलिटिक्स में जो एहतजाज है उसका हक है हर पार्टी को, और हमने ख़ुद भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं, एहतजाज किए हैं। एक्टिविटी होनी चाहिए। मार्च के महीने में ये चाहते हैं, 23 मार्च को ये फिर ऐलान कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। 23 मार्च को जो सलामी के चबूतरे हैं उस पर इमरान खान साहब भी खड़े होंगे और हम इन्हें वेलकम करते हैं।
वैसे भी 23 मार्च को काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं पाकिस्तान में, आपको पता है कि एक बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, और कोई ये समझता है कि उसने इस दिन प्रोटेस्ट करना है तो ज़रूर प्रोटेस्ट करें। हम समझते हैं कि ये रिपीट ब्रॉडकास्ट है और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है, ये हैट्रिक है। पहले इन्होंने ऐलान किया, निकले, आए, वापस चले गए, फिर इन्होंने ऐलान किया जलसे करेंगे, इस्तीफे करेंगे, इनके इस्तीफे बन गए लतीफ़े। जलसे आपके सामने हैं, इनको अवाम ने मुस्तरद किया है, सब पार्टियों ने मिलकर किया और अब दोबारा एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इनको वेलकम करते हैं, ये जरूर प्रोटेस्ट करें। चलें, आपने वेलकम कर दिया, हमारे तवस्सुत से आपका वेलकम जो है उन तक पहुंच गया फैसल, लेकिन एट द सेम टाइम शेख रशीद और दीगर लोग ये कहते हैं कि जनाब हमें बड़ी निकम्मी ऑपोजिशन मिली है और ऑपोजिशन एज सच कुछ कर भी नहीं पाई है अब तक जो मुल्की हालात हैं। तो जब ये कहा जाता है कि हमें तो भाई बड़ी निकम्मी ऑपोजिशन मिली है, तो ये अपनी नाकामी का एट द सेम टाइम एतराफ़ नहीं है कि अगर कोई तगड़ी ऑपोजिशन होती तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता। जो हालात हैं, जितनी महंगाई है या आम आदमी और आवाम जितने मुश्किलात का शिकार हैं, ये तो अपनी ही नाकामी का एतराफ़ है कि हम तगड़े नहीं हैं, ऑपोजिशन निकम्मी है। नहीं, ये अपनी नाकामी का एतराफ़ बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें वो अपोजिशन नहीं मिली जो कि किसी भी जमहूरियत में ज़रूरी है, तो वो होती है तामीरी अपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन। जहां गवर्नमेंट ठीक जाए उसका साथ दें, जहां गलत जाए उसकी तस्हीह करें। ये होती है अवाम के लिए सोचने वाली और करने वाली जमहूरियत अपोजिशन। लेकिन ये जो अपोजिशन कर रहे हैं, ये छुई मुई अपोजिशन कर रहे हैं। ये वीक अपोजिशन इसलिए है कि कुछ लोगों के करप्शन के केसेस बचाने के लिए ये सारी अपोजिशन कर रहे हैं। उसके अलावा अवाम के लिए इन्हें अवाम का कोई दर्द नहीं है। ये अभी फिर जो रोडों पे निकलने की बात कर रहे हैं, ये किसी तरह से अपनी मर्जी की तरामीम चाहते हैं। ये ऑर्डिनेंस इन्होंने लिख कर दिया है, ये नैब के कवानीन में अपनी मर्जी की तरामीम चाहते हैं। अगर आज भी इमरान खान साहब ये मान जाए, यानी कि नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस इनके साथ कर ले, कौमी मुफाहमती मसालियती ऑर्डिनेंस इनके साथ कर ले, ये कभी भी नहीं निकलेंगे। लेकिन हम इन्हें कहते हैं कि आप निकलें। बार बार जोर लगा रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, और जब नहीं होता कहते हैं आए जी फिर से करते हैं, फिर करते हैं, फिर नहीं होता फिर कहते हैं जी फिर से करते हैं। तो ये मीटिंग सीटिंग्स, ये इनकी इस्तीफों की धमकियां, आज दे इस्तीफे, अभी दे। स्पीकर असद कैसर साहब रेडी बैठे हैं, आए इस्तीफे दें, वो साइन कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यही बात पूछ भी लेते हैं फैसल हमारे, अभी दे दें भाई जी। फैसल हमारे साथ ही रहे, हाफिज अब्दुल्ला साहब से भी पूछ लेते हैं। हाफिज साहब, सेनेटर फैसल तो कह रहे हैं कि जी वेलकम, आप बेशक इस्तीफे भी दें और लॉन्ग मार्च भी करें, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू इस्लामाबाद। साथ साथ ये भी बताइएगा हाफिज साहब कि पीडीएम के ताज़ा फैसले तो वही बताते हैं जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है, यानी मार्च ठीक है लेकिन इस्तीफे नहीं। तो क्या अब उन्हें भी अपने साथ शामिल आप करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अब तो तरीक़ेकार में भी फ़र्क नहीं रहा ज़्यादा, तो सब कुछ ही कोई राज़ी करने की एफर्ट है आपकी पीपल्स पार्टी को? देखिए, पीपल्स पार्टी की अलहदगी ये हमें मालूम करना होगा कि पीपल्स पार्टी की पीडीएम से अलहदगी इस्तीफ़ों की बुनियाद पर थी या पीडीएम की प्लेटफार्म से जो फैसले हुए इत्तेफाक से पीपल्स पार्टी ने उन फैसलों से इन्हिराफ करके पीडीएम से अलग हो गई। ये दो चीज़ें हैं। आपके सवाल से तासुर ये मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी की अलहदगी पीडीएम से वो इस्तीफ़ों की इशू पर थी। कतन ये बात दुरुस्त नहीं है। उसके लिए पीडीएम की पूरी क़ियादत 9 जमातों ने पीपल्स पार्टी के कहने पर, उनकी तजवीज़ पर कि हमें वक्त दिया जाए ताकि हम पार्टी की सियासी मीटिंग में इस पर फैसला करके फिर पीडीएम की प्लेटफार्म को, पीडीएम की क़ियादत को आगाह करें। पीडीएम ने खुशअस्लूबी के साथ, इत्तेफाक के साथ, संजीदगी के साथ पीपल्स पार्टी को वक्त दिया है। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी की अलहदगी है, वो इस्तीफ़ों का इशू नहीं है। वो फैसले पीडीएम की प्लेटफार्म से सीनेट इलेक्शन में सीनेट चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, अपोजिशन लीडर, वो जो फैसले हुए पीपल्स पार्टी ने उन फैसलों से इन्हिराफ किया, उसकी वजाहत तलब की गई पीडीएम की क़ियादत से। लिहाजा बुनियादी इशू फैसलों से इन्हिराफ का था। इस्तीफ़ों का ना देना या देना पीपल्स पार्टी की तरफ से पीडीएम से अलहदगी का वो इशू नहीं है। चलें, ये दाल तो लगता है मुश्किल गलेगी। बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल्ला साहब। फैसल, आप हमारे साथ ही रहिए क्योंकि हमने
कुछ और बात भी करनी है आपसे। सियासत तो होती रहेगी, आपको पता ही है, वी आर स्टिल अनएबल टू रिकवर फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन सियालकोट, और ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं। अरसा दराज से हम बहैसियत कौम या बहैसियत सोसाइटी इस नहज पर पहुँचे, ये सब कुछ हो रहा है। आप लोगों ने कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है, सोचा है। वैसे एक तो बात ये कि किसी को एतबार आता नहीं है जब यही कहा जाता है ना कि करार वाकई मुजरिमान को सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये दावे 20 दफ़ा इससे पहले के वाक़यात में भी फैसल साहब किए जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, 4 दिन हेडलाइन बनती है, ख़त्म हो जाता है मामला। देखिए जी, बहुत ही अफसोस का मकाम है, और मैं ना हम सही तरह से इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ना ही हम सही तरीके से पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये हम गलत कर रहे हैं, और इस किस्म की सोच और इस किस्म की रवैये कतई तौर पे इस्लामी नहीं हैं। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं, हम उनके बिल्कुल बरक्स जा रहे हैं, और उन्हीं के नाम के ऊपर, इस्लाम के नाम के ऊपर ये इस्लाम के हम खिलाफ जा रहे हैं। ये तो रोने का मकाम है। और हमें ख़ास तौर पे मीडिया को, हुकूमत को, सिविल सोसाइटी को, उलमाए कराम को, सबको, शहरियों को मिल बैठकर अपनी सोच के अंदर तब्दीली लानी है, और जहां रिक्वायर्ड है। देखिए, हमारे मुल्क की मेजॉरिटी जो है, उसने, मेजॉरिटी ने, बल्कि मेजॉरिटी भी मैं कम कह रहा हूं, 99% से ज़्यादा लोगों ने पाकिस्तान में, चाहे वो उलमाए कराम हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, उन्होंने इस वाक़ये के ऊपर जो रद्द अमल दिया है, जिस तरह से मज़म्मत की है, जिस तरह से बयानात आए हैं, ये पाकिस्तान की अक्कासी करता है। आज 7 दिसंबर है 2021। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जो मलिक अदनान हैं, जिन्होंने जिस जुर्रत और बहादुरी का जो मुजाहरा किया है, जो डेप्यूटी प्रोडक्शन मैनेजर थे राजको इंडस्ट्रीज, जो सियालकोट की जो फैक्ट्री थी यहाँ पर, आज वज़ीर आज़म साहब उन्हें अवार्ड से उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। उनकी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसी जुर्रत का तकाजा कर रहे थे अवाम और कौम तब भी फैसल साहब, जब वो पुलिस एहलकार जो शहीद हुए, अभी चंद हफ्तों पहले ही मार्च हुआ है ना, इसी कलअदम, जो अब तो कलअदम नहीं है, उस वक्त कलअदम थी जमात, जो भी आप कह लें, उस वक्त टीवी पे आके नेशनल नैरेटिव ये बिल्ड किया गया कि जनाब ये चंद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी जो है, ये प्रॉबली आप फरामोश कर दें या भूल जाएं मुल्क को, कौम को आगे ले जाने के लिए। लेकिन सर, जब इस तरह के इंसिडेंट्स आप फरामोश करते हैं, एक तो आप सोचिए कि उस पुलिस वाले के बच्चे या उसकी बीवी या उसके वालिदैन कभी माफ़ कर पाएंगे रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को, और उसके बाद फिर इस तरह के, क्योंकि जो बुराई होती है ना, उसके अंडे बच्चे होते हैं, और ये अंडे बच्चे हैं जो अभी तो एक सामने आया है, आगे भी सामने आएंगे। आपको लगता है कि उस वक्त कुछ सख्त फैसले हो जाने चाहिए थे, और वो जो खुफिया मुआहिदा हुआ और वो सब कुछ हुआ, प्रॉबली there could have been an alternative course of action at that particular time? देखिए अब्दुल्ला, मैं और आप बैठ के यहाँ अदालत नहीं लगा सकते हैं। अदालतें मौजूद हैं, केसेस होंगे, कानून हरकत में आएगा, इस तरह से थोड़ा ही होता है। इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। इस मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इस मुल्क में अदालतें हैं, इस मुल्क में हमें कई चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में जो हमने इस मुल्क के साथ पिछले 40, 45, 50 साल में किया है, जो बिगाड़ा है, उसको ठीक कर रहे हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में कई प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही में हमें एक चीज़ और भी देखनी है। वो देखनी है कि इस मुल्क में, इस मुल्क का आप हमसाया मुल्क से कंपैरिजन कर लें, और मैं वेस्ट के मीडिया पे भी हैरान होता हूं कि वेस्ट का मीडिया यहां पर साल में, अच्छी बात नहीं है, नहीं होने चाहिए ऐसे वाकयात, लेकिन जब भी होते हैं उसको इस तरह से उठाता है। लेकिन वहां डेली बेसिस पे भारत में इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों पे जुल्म सितम किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमने भी अपना मुंह वैसे उतना ही लाल कर लिया है तकरीबन डेली बेसिस पे। मैंने, मेरी बात सुने, यहां पर भी गलत है जो इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, लेकिन वहां पर
मैं तो मीडिया से कह रहा हूं, वेस्ट के मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से, कि उनके वाकयात को भी दिखाएं और कंडेम करें इसी तरह से, जो कि रोजाना की बुनियादों पर हो रहे हैं। तो हमें एज अ सोसाइटी, एज अ वो तो अपना किरदार अदा करना ही है, लेकिन साथ ही में जो इंटरनेशनल मीडिया है वो बायस्ड नहीं हो सकता है। कैसे किरदार अदा करें, ये भी तो हम इंटरनेशनल मीडिया की ना बात करें, अगर हम अपने नेबर से, इंडिया से और वहाँ क्या क्या हो रहा है कंपैरिजन ना भी करें, तो फिर भी हम कुछ शायद कोशिश कर सकते हैं बेहतरी लाने की। केस इन पॉइंट ये जो किस्से हुए हैं, एक फैसल, जस्ट लेट मी कंप्लीट, जो किस्से हुए हैं जी, टीएलपी वाला सीन, वो कलदम है नहीं है, वो उस पे हमने वर्ड्स एंड एक्शंस देखे। ये सियालकोट के इंसिडेंट पे अगर केस एंड पॉइंट ही रखना है, परवेज खटक साहब के ही अगर स्टेटमेंट्स देख लें, जो कि बड़े इसको लाइट मूड में ही तासुर दे रहे हैं कि जोश भी हो जाता है, जोश में तो कत्ल हो जाते हैं, हो जाती है। मतलब एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू इज कि हम अपना जरा टोन चेंज करें, अपना नैरेटिव चेंज करें। ही इज द डिफेंस मिनिस्टर फॉर द कंट्री। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये तो जलती पे आग वाला एक काम करते हैं। इस इंटरव्यू से हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं? हम एक हल की तरफ जाना चाह रहे हैं। मैंने खुद क्वालिफाई करके, ये जो आप अब बात कर रहे हैं ना, मैंने ये अपने आंसर में पहले ये बात कर दी थी, ये पहले एडमिट किया था, फिर मैं आगे चला था। तो हमें तो एक फिक्र के साथ, एक सोच के साथ सबको, देखिए पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी आबादी का 70% हिस्सा है, वो 40 साल से कम उम्र के लोगों का है, वो नौजवान आबादी है, और वो प्रोग्रेसिव हैं, वो पैशनेट हैं, वो दुनिया में अपना सिक्का भी जमा रहे हैं। अब पिछले साल की आप देखें फिगर्स उठा के, तो यही दुनिया के दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की यूथ आई है, जो सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे बड़ी ऑनलाइन लेबर है। और फिर साथ ही में 50% हमारा, ऑलमोस्ट 50% हमारा आईटी एक्सपोर्ट्स पे इंक्रीज आया। क्यों? और स्टार्टअप प्रोग्राम्स वगैरह, वो भी पाकिस्तान की यूथ है। लेकिन हमने करना क्या है? हमने एस्पिरेशनल स्टोरीज उनके सामने रखनी है, हमने वो सक्सेस स्टोरीज रखनी है जिनसे वो इंस्पायर हों, जिस रास्ते पे वो जाएं। और वो रास्ता, एक तो सबसे पहला रास्ता रहमतुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखना और अमल करना। ये आशिक़े रसूल होना, उनकी जिंदगी पे अमल करना है। ये सिर्फ इनसे नारों से तो नहीं होता है। और दूसरी चीज, जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाएंगे, हम कामयाबी के रास्ते पे जाएंगे। हमने अपनी सोच को बदलना है, और उसमें हम सब ने मिलके किरदार अदा करना है। क्या हम इस्लाम के साथ इंसाफ कर रहे हैं? क्या हम उन तालीमात के साथ इंसाफ कर रहे हैं? हरगिज नहीं। हम तो ये जो कुछ हुआ है, ये उसके बिल्कुल मुनाफी है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक खुशाइन बात ये हुई कि तमाम तबकों ने, तमाम सियासी पार्टियों ने, आपने, हमने, मजहबी जमातों ने भी, कई मजहबी जमातें, चलें, आप कह रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड इस वाक़े की मजम्मत की गई। और बहुत शुक्रिया आपका फैसल। हम सबको सर्टनली किरदार तो अदा करना होगा, लेकिन जिनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। जब आप इस्लामाबाद के बीच चौक पे बैठ, खैर हम लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स, वरना बहुत लंबी बात हो जाएगी और साथ ही हम ब्रेक भी ले लें तो बेहतर है। वेलकम बैक जी। शादी का सीजन है, भरपूर शादियां सीजन तो वैसे ही हो रहा है ना, आपको पता है ना, दिसंबर है, फुल ऑन शादी सीजन हुआ है। प्लीज मास्क पहन के जाया करें, कलरफुल मास्क बनवा रहे हैं आप। लेकिन एक पर्टिकुलर शादी जो कि वैसे हो चुकी है, लेकिन अब बड़े फंक्शंस हो रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। नहीं, उनकी तो शादी अभी हुई नहीं। अच्छा, उनकी नहीं हुई है अभी। कटरीना और एक और बॉलीवुड स्टार्स हैं, कटरीना एंड विक्की, उनकी भी शादी हो रही है। तो शादी भी उसकी अपडेट हम आपको नहीं दे सकते। जाती उम्रा में और फंक्शंस हो रहे हैं शादी के, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। जाती उम्रा रायवन में मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्तर की शादी के सिलसिले में तकरीब जो है वो एक बड़ी जबरदस्त किस्म का फंक्शन जिसे कहते हैं। देखिए, वेडिंग हो चुकी है, वो हमने आपको बताया था, कुछ महीने हो गए। रुखसती नहीं हुई है, आई गेस।
और हो चुका है भाई, वो ये यूके में जो हुआ था, हमने सारा दिखाया। निकाह हुआ है और उसके बाद अब कितने हमारे अब पाकिस्तान में आपको पता है, पाकिस्तानी शादियां किसी और मुल्क में हो तो पाकिस्तान आके भी तो फंक्शंस होते हैं ना, एवरीबडी नोज, तो वो अब हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक माहौल सजा हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हर कोई इतना इन्वॉल्व इन फंक्शंस में, एंड दे लव टू सिंग, द शरीफ फैमिली दे लव टू सिंग। तो अब कुछ गाने जो उनके वायरल हुए हैं, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी ऑफ देम सिंग, ऑल ऑफ देम सिंग सिंस क्वाइट वेल, वैसे अच्छा गाते हैं। और सबसे पहले तो मदर ऑफ द ग्रूम मरियम नवाज, हमें शक था कि उनको गाने का शौक है लेकिन कभी सुना नहीं था, तो अब लो जी वो भी चीज़ सामने आ गई। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं। और सर इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक पहुँची, गिरफ्तारियां तो हमने आपको बताया था 132 ऑलमोस्ट हो गई हैं। श्रीलंकन शहरी प्रियांका कुमारा बाय द वे 133 हो गई हैं और इनके कत्ल के इल्ज़ाम में मज़ीद 7 से 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद हो गई है 133, जिसमें से 26 मुल्ज़िमान का मरकज़ी किरदार साबित हो चुका है और CCTV और मोबाइल कॉल्स डेटा की मदद से मज़ीद मुल्ज़िमान की शनाख्त और छापे जारी हैं। और 4 दिन पहले आपको याद है दर्दिंदगी दिखाने वाले मुल्ज़िमान एक एक करके पकड़े तो जा रहे हैं, लेकिन इन्हें सज़ा दिलवाना सर्टनली आसान नहीं होगा। निहत्ते श्रीलंकन शहरी पर हमलावर होने वाले जुनूनी जत्थे में कौन बराह रास्त इस कत्ल में मुलव्विस था, कौन खामोश तमाशाई था, कौन फैसिलिटेटर था, ये सब कुछ अभी तो एनालाइज करना होगा। बहुत मुश्किल है, ऑल्दो वीडियो सामने हो लेकिन यू कैन नॉट एक्चुअली सी एवरीथिंग। हसास मामले में गिरफ्तार मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ नज़र से देखने वाले लोग भी माशरे में ज़रूर मौजूद हो सकते हैं और निहत्ते श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वालों को भी एजाज़ात के साथ गैर मामूली तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होगी डेफिनेटली। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि केस को मिसाल बनाया जाए ताकि इन वाक़यात का सिलसिला जो है वो रुक सके, बिकॉज अभी तक अगर देखा जाए तो ये वाक़यात जो है ये बढ़ ही रहे हैं। वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स नाउ एंड दिस इज़ रियली द लेटेस्ट वन। साथ ही आपको बताएं कि मुल्क की इज़्ज़त का भी ऑब्वियसली सवाल है और इस वक्त मुल्क की इज़्ज़त पंजाब पुलिस के ही हाथ में है, जो फ़िलहाल केस की तफ्तीश में बड़ी एक्टिव बाय द वे नज़र आ रही है और इसीलिए इतने ज़्यादा लोग जो हैं अरेस्ट ऑलरेडी हो भी चुके हैं। इसी पे हम बात करेंगे। DIG साजिद कियानी पंजाब पुलिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर हमें इन्होंने ज्वाइन किया है। साजिद साहब, सबसे पहले तो यही बताएंगे सियालकोट वाक़े में जो कुछ हुआ है, ऑब्वियसली इसमें तो पुलिस की ख़ास मौजूदगी नहीं थी लेकिन इसके बाद काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है पुलिस। तो अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? 133 हमारे पास जो फिगर है, और इनमें कातिल किसको माना जा रहा है? मतलब बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन आप किन स्पेसिफिक लोगों पर कर रहे हैं? जब पुलिस को इतला दी गई तो पुलिस मौके पे पहुंची, लेकिन उस वक्त तक मॉब बड़ा इकट्ठा हो चुका था, फैक्ट्री के बाहर सड़क पे थे और चार्ज थे और वायलेंट थे। तो उसके दौरान फिर पुलिस ने उसको मैनेज किया, उसमें कोई फैक्ट्री का आग ना लगाई जाए, बाकी जो चीज़ें थी वो उसको भी मैनेज किया। साथ साथ उसकी तफ्तीश का अमल स्टार्ट किया और तफ्तीश के अमल में उन्होंने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। पहले 24 घंटे में तकरीबन 118 लोगों को कस्टडी में लिया गया। ये इंडस्ट्रियल यूनिट एक बड़ा अच्छा जो एक्सपोर्ट करने वाला यूनिट था, तो इसके अंदर कैमरास बड़े अच्छे लगे हुए थे, 160 के CCTV कैमरास लगे हुए थे और जिसकी फुटेजेस देखने के बाद और उसके बाकी जो फॉरेंसिक एविडेंस है उसके एनालिसिस के बाद लोगों को आइडेंटिफाई करके उसमें अरेस्ट किया और उसके बाद फिर जो इसमें जो इंस्टिगेटर्स हैं, जो उसको एग्जीक्यूट करने वाले नज़र आते हैं, वो सब इसमें आइडेंटिफाई करके ज़ेर हिरासत हैं और कुछ लोगों को जी साहब ये बताइएगा जो कुछ हुआ सर्टनली किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है, लेकिन इसका अगला कदम यानी मुजरिमों को सज़ा दिलवाना भी कुछ आसान नहीं होगा और पुलिस पर किसी किस्म का प्रेशर अगर है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये एक पाकिस्तान की इज़्ज़त का मामला है और हम इंशाल्लाह इसको इसी तरह से लेके चल रहे हैं। पंजाब पुलिस दिन रात इसके ऊपर मेहनत कर रही है। IG पंजाब खुद मैंने जैसे बताया निगरानी कर रहे हैं, तो उसके अलावा उन्हें जो बाकी सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशल ब्रांच CTD और बाकी, इसके अलावा जो सपोर्ट सियालकोट पुलिस को चाहिए वो उनको मुहैया की गई है। साथ साथ प्रोसिक्यूशन भी हेल्प कर रही है और एविडेंस कलेक्शन के हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं हमारी टीमें वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। और एविडेंस आपने देखा होगा कि जैसे मैंने पहले बताया कि पूरा फैक्ट्री यूनिट ही कैमरा कवर्ड था, तो जो 10:02 पे जब ये इशू स्टार्ट होता है सारा, उससे लेके एंड तक जब तक मैनेजर की डेथ नहीं हो जाती है, सारा चूँकि कैमरा कवर्ड है तो लोगों के रोल
इस सारे इशू में मुतय्यन करने में या उसको असाइन करने में कि किसने क्या रोल किया है वो मौजूद है। और यही एविडेंस है और ये बाकी सारे जो फॉरेंसिक एविडेंस है या जो टेलीफोनों के डिटेल्स हैं या और उसके अलावा जो साइंटिफिक एविडेंस है वो यहाँ पे मौजूद है, वो ये सारी चीज़ को सपोर्ट करता है। तो इंशाल्लाह प्रोसिक्यूशन इसको बिल्कुल डिटेल में देख रही है और हमें पूरा यकीन है कि हम इंशाल्लाह मुल्ज़िमों को इसकी सज़ा दिलाने में कामयाब होंगे और इसको एक स्पीडी आप कहें कि हम इसको अच्छे तरीके चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब अपने आप को इतना अबव द लॉ समझना कि ये भी ना फिक्र हो कि जी सारे कैमरे ऑन है और सब नजर आ जाएगा, लेकिन अपने आप को इतना सही समझना कि हम सही कर रहे हैं कि इस बंदे को मार दो। इनको लीगल कवरेज देने के लिए लीगल टीम तैयार बैठे होते ही हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? जल्दी से आपको ज़रा कोविड अपडेट भी दे दें, बिकॉज अब आपको पता है कि इंतज़ार तो नहीं, खौफ है एक कि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसका कोई केस पाकिस्तान अब तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। बिकॉज आपको इंडिया का बता दें कि इंडिया में कंफर्म्ड 24 केसेस जो हैं वो कंफर्म हो चुके हैं इंडिया में, और विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग। बिकॉज आपको पता है कि अगर आपके रीजन में ही इस किस्म की चीज़ें हो रही हों, जो कि दुबई में भी हमने आपको बता दिया था, तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। इसके लिए बस आप क्या कर सकते हैं, वो मास्क पहन सकते हैं, सोशली ज़रा अपने आप को डिस्टेंट रखें लोगों से, और वैक्सीनेट करवाएं भी अपने आप को। वैक्सीनेशन के हवाले से एक चीज़ प्लीज़ बताइए। पहले बड़ा एक ये सवाल उठता था पिछले पूरे साल ही, जब से वैक्सीन आई है, तो ये था कि जी कौन सी वैक्सीन लगाई जाए, और अगर पहला डोज ये हो गया और दूसरा वो हो जाए। इट डज़ नॉट मैटर। अब तो सारी स्टडीज़ यही कह रही हैं, इनफैक्ट इट्स इवन बेटर कि पहला कोई और हो जाए, दूसरा आप जब लगवा रहे हैं वो भी कोई और हो जाए, उसके बाद बूस्टर लगवा रहे हैं। मतलब इट डज़ नॉट मैटर एज लॉन्ग एज यू आर वैक्सीनेटेड। Yes, भाई यू शुड बी वैक्सीनेटेड। जो भी लग रही है, जो भी मिल रही है, लगवाएं। इतनी मुताद्दिद ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किसी इंतज़ार में ना बैठें। यू शुड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। और बहुत से लोगों का ये कहा जा रहा है, भारत में, महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली, जो लोग दूसरे मुल्कों से आए हैं, 126 का तो पता ही नहीं लग सका इन्हें वेरिएंट कौन सा है। सो दैट इज़ अनदर अलार्मिंग सिचुएशन। और हमारे यहाँ अभी तक रिपोर्टेड कोई नहीं है, बट अब अल्लाह जाने के है मौजूद या नहीं मौजूद। हम सबको एहतियात करनी है एंड ऑल दोस्त, बिकॉज उनकी बहुत बड़ी तादाद है जो एक एक डोज, वो आपको पता है ना, एक वेव चलती है भाई, वैक्सीनेशन लगवानी है, वैक्सीनेशन लगवानी है, एक एक डोज लगवा के बैठ गए हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए हैं और दूसरी डोज का उन्हें टाइम नहीं मिल रहा। भाई क्या हो गया? वो जो बाय द वे जो 109 मुसाफिरों का अब्दुल्ला भी आपने जिक्र किया ना, उसमें से बहुत से तो गायब हो चुके हैं। मतलब उनके फ़ोन बंद है। वो जो एक होता है ना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, कि किधर गए और फिर किससे मिले, मतलब वो एक पूरी ट्रेस किया जाता है। अच्छा, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी ना 100 कितने जनाब, पहले चंद ममालिक थे, ऑलमोस्ट 9 ममालिक थे, 7 थे, अब 15 कर दिए। अब 15 हो गई है उन कैटेगरी सी के ममालिक की तादाद जहां से ज़रा बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान में एंटर होना। और इसमें जनूबी अफ्रीका तो है ही, नेदरलैंड्स है, हंगरी है, आयरलैंड है, क्रोएशिया है, वियतनाम है, पोलैंड है, पोलैंड, मतलब बहुत से मुल्क जो हैं वो इसमें शामिल हो गए। एंड लेट्स सी। और अब जो है एयरपोर्ट पे जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनमें एयरपोर्ट पे ही रैपिड टेस्ट होता है। और कौन कौन से मुल्कों के लिए रैपिड टेस्ट ज़रूरी है? सऊदी अरेबिया के लिए रैपिड टेस्ट एज इन 6 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट जाना होगा, वहाँ पे आपका टेस्ट होगा, वो रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा तो वो यूएई के लिए तो है ही। कल माय मदर ट्रैवल टू यूएई और 6 घंटे पहले उनको एयरपोर्ट पे जाना पड़ा, पहले उन्होंने अपना रैपिड टेस्ट वगैरह कराया। मतलब इट्स और कतर के लिए भी है, कतर के लिए भी है, यूएई के लिए भी है, सऊदी अरेबिया के लिए भी है। सो ये तमाम ममालिक हैं जहाँ पर रैपिड टेस्ट करा के। लेकिन आपने नोटिस किया है कोई दुनिया रुक नहीं रही इस वक्त, तो आधा पाकिस्तान जो है वो दुबई में बैठा हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्सपो एंड एवरीथिंग एल्स दैट इज हैपनिंग ओवर देयर। तो लिहाजा जिन्होंने जाना है वो इसके हम शुरू करते हैं विद दिस आवर्स, हम भी क्यों रुकें। सो ये सारी बातें तो होंगी ही, लेकिन आगे क्या होना है, क्योंकि हम एक और बात भी सोच रहे थे। देखिए, हम एक दिन में तो यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। सानेहा सियालकोट पे हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। और जो कहा जाता है ना, हम जोशीले जोशीले, देखिए पूरी दुनिया ही जज्बात रखती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी और मुल्क में बैठा हुआ शख्स, उसके जज्बात इंसान होते हुए कम होंगे या हमारे कुछ ज़्यादा हैं। एक तो हम अपनी जहन में से ये सोच निकाल दीजिए कि हम शायद किसी और इंसान से ज़्यादा जज्बाती हैं। हमारे अंदर वो इंग्रेडिएंट ऐसे कूट कूट के डाले जाते हैं कि वो जज्बात प्रॉब्ली उभर कर सामने ज़्यादा आते हैं। रियली हाउ यू हैंडल द जज्बात। मतलब जज्बात तो सारों के होंगे, लेकिन उनकी आउटलेट क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं,
अगर मैं भी आपको चंद महीनों आप फहमो फरासत को एक तरफ रख के ये जोशीली तकरीरें सुनेंगी तो आप भी जज्बातियत का शिकार होंगे। तो और इजाजत दें जोशीली तकरीरों तो ये और किसी भी इंसान के साथ ये हो सकता है अगर आप उसके जहन में ये डाले जाएंगे गलत हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है और इसका हमने ऐसे मुकाबला करना है, और वो इंसान अगर लेकिन अपनी कंट्रीब्यूशन भी देखनी चाहिए। यू वेरी राइट, मतलब तकरीरें भी अगर इस किस्म की हो रही हो, फिर एक ऑलमोस्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स इस किस्म के हो कि अगर ऐसा सानिया हो जाता है तो उसके बाद रिएक्शनरी वर्ड्स जो हैं खासतौर पे हमारे लीडर्स के दे मैटर अ लॉट। हाँ, रिएक्शनरी वर्ड्स एंड फर्स्ट प्लेस वी अलाउ दैट। हम अपने कैपिटल के बीच में ये तकरीरें अलाउ करते आए हैं जो अगर आप चंद महीने बैठ के सुनेंगे और आपका जहन थोड़ा भी कच्चा होगा तो आप भी प्रॉबेबली उस हुजूम का हिस्सा होंगे। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दें कि सानिया सियालकोट को हुकूमत पूरे मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस करार दे रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वाक़े के मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत दे दी है। लेकिन वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के बयान ने वाज़े कर दिया कि हसास वाक़े पर वुज़रा की भी एक मुतफ़िका और वाज़े सोच नहीं है। और सियालकोट वाक़े पर वज़ीर दिफा ने क्या कहा था, एक दफ़ा आपको फिर सुनवाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप खुद ही समझ जाएं कि क्या ये वर्ड्स, क्या ये सोच होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे पब्लिक में जहां आप ऑडियंस से बात कर रहे हैं और आपको पता है कि ये पूरे मुल्क में फैलेंगी ये बातें, क्या आपको ये कहना चाहिए था? सुन ले एक दफ़ा। जब हम पागल होते थे, जब हम जवान होते थे, लड़के होते थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे, लेकिन बढ़ते जाते ज़िंदगी जब हम आगे पहुँचे हमें फिर रियलाइज़ किया कि ये जो सो जज्बा है इसको संभाल के रखना है। तो ये बच्चों के होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि हुकूमत की गलती है। तो आप हर चीज़ हुकूमत में डालते, आप ये सोच क्यों नहीं बदलते? आप मेरे से सवाल करते, टीवी पे आए ना, आपके एंकर आए, बोलें कि इस मुल्क के लोगों को समझाएं, बच्चों का मुस्तकबिल समझाएं, उनका दीन के बारे में समझाएं। आप तो खाली एडवर्टीजमेंट लेते हैं, पैसे कमाते हैं, ना दीन की बात करते हैं, ना तालीम की बात करते हैं, ना सेहत की बात करते हैं, बस सिर्फ पैसे ही कमाना होता है। मतलब जिस सियासत की जिम्मेदारी है कि वो बीच चौक पर बैठे हुए हज़ारों के मजमे को ये तकरीरें करने की इजाज़त दे रही है और दूसरों से तवक्को करना कि टीवी पे आके कोई और लेक्चर है। टीवी पे तो बहुत सारे मजहबी और दीनी प्रोग्राम्स होते हैं और इसमें सर्टनली वो बातें नहीं की जाती जो आप लोग अलाउ करते हैं चौक चौराहों पर होने देना। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप बड़े होके आपको ये एहसास हुआ कि जो सो जज्बा है संभाल के रखना चाहिए। इतने में एक और खेप और एक और नस्ल तैयार हो जाती है जो जवान होती है, तो ये सिलसिला तो प्रॉब्लम ऐसे ही चलता रहेगा। खटक साहब टोटली आउट ऑफ टच है और ये जो आप जिनको बच्चे कर रहे हैं वो इतने कोई बच्चे भी नहीं थे। मतलब ये स्कूल की कोई फुटबॉल पे लड़ाई नहीं हुई जिसकी बात हो रही है, ये बहुत सीरियस मैटर है। एटलीस्ट अपने असेस तो कर लें बोलने से पहले कि आप क्या कह रहे हैं और उसका असर क्या होगा। मतलब हो गया इतना बड़ा सानिया, उसके बाद ही कुछ सोच लें। बट नहीं, साथ ही आपको ये भी बता दें कि वज़ीर अपने पोर्टफोलियो का भी कोई ख्याल कर लें। बिल्कुल, वज़ीर दिफा का ये ख्याल है कि सियालकोट वाक़या का ये मतलब नहीं कि पूरा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मगर ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि इन इंतहा पसंद रवैयों से माशरा ज़रूर तबाही की तरफ जा सकता है। तो पोटेंशियल तो आपको इस वक्त बड़ी अच्छी तरह नज़र आ ही गया होगा। अच्छा, अब हम सर्टनली बहुत सारे मामलात पर गौर कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इस पे एनालिसिस पेश किया है कि सानिया सियालकोट का असल जिम्मेदार कौन है। सर्टनली उलमा का एक किरदार है, माशरे का एक किरदार है, रियासत का एक किरदार है। ये सारे लोग बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। इसी पे हम बात करते हैं। कॉलम निगार यासिर पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ज़रा इनके तज्ज़िये और इनके एनालिसिस से भी हम मुस्तफ़ीद होना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं। इन्होंने रिसेंटली कॉलम भी इस पे लिखा है। यासिर, बताइएगा क्या आपकी असेसमेंट है? और ये कोई इतनी नई बात नहीं है जो हुआ है इस वक्त सियालकोट का, एंड येट सो शॉकिंग। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, नई बात नहीं है, ना ये पहली बात और ना ये आखिरी बात होगी। और उसकी वजह ये है कि ये जो कल से मैं नोट कर रहा था, ये मुज़म्मती बयानात जो दिए जा रहे हैं ना, और इस पर काफ़ी इत्मीनान का भी इजहार किया जा रहा है कि देखें हर शख्स ने इसकी मजम्मत की है। तो असल में वो मुआशरे की बार इस कदर नीचे सेट हो गई है कि इस मजम्मती बयानात को भी हमने कहा कि चलें शुक्र है मजम्मत की। अब इस साने की अगर मजम्मत नहीं करनी थी तो क्या इसकी किसी ने हिमायत करनी थी? पहली बात तो ये इंसान को जिंदा जलाते हैं, उसमें हम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि उसकी ज़्यादा बर्बरियत तो हो मुमकिन नहीं है ना, ठीक है, तो इसकी मजम्मत नहीं करनी थी। अच्छा, उसमें भी आप देखें मजम्मत करने के बाद अब ये शुरू हो गए। असल में ये वजह ये होती है कि जब वो कानून को सही नाफिज नहीं किया जाता
तो फिर उसका ये नतीजा निकलता है। ये सुनी ना आपने सारी बात? जी जी बिल्कुल। अच्छा, जहां कानून का नफाज होता है, ये 20 वाकयात हैं जहां पे पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके थाने में बंद किया और मजमे ने थाने पे हमला किया, बंदे को निकाला, जला दिया, मार दिया। उस वक्त तो कानून हरकत में आया था ना, कानून के मुताबिक ही बंदे को अरेस्ट किया गया था। उस वक्त क्या होता है? ठीक है, ये वाकया चूंकि एक गैर मुल्की का था, नहायत ही खौफनाक तरीके से पेश आया और उसकी वीडियोज इस तरह बन गई तो इनको मजम्मत करनी पड़ गई। अदरवाइज क्या आपने देखा नहीं है कि इन्होंने माजी में, अब मैंने तो लिखा भी था कि 10% भी मैं बात नहीं कर सकता कि इन्होंने नमाज जनाजा किन किन की पढ़ाई हुई है। जी जी। तो ये सारे असल में, और वो तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई, अभी ये महीना पहले हमारे सामने क्या हुआ है, ये 1 महीना पहले जब ये बेचारे 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, जो उनका किसी ने कुछ पूछा कि वो कौन थे? मुसलमान ही थे ना, पाकिस्तानी थे ना, तो किस तरह बेचारे शहीद हो गए वो? उसके लिए फिर उन्होंने तावीलें घड़ी कि असल में वो यूं हो जाता है तो फिर वो वूं हो जाता है, तो इसलिए जनाब वो भी उनका फैसला जो है ना वो क़यामत वाले दिन होगा। भी सारे फैसले क़यामत वाले दिन करा लें अगर उनका फैसला क़यामत वाले दिन होना है। और यासिर साहब आप ये ठीक बात कर रहे हैं कि हमें बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है यासिर भाई कि अगर ये हमारे ही मुल्क में कोई माइनॉरिटी, किसी भी माइनॉरिटी के फ़र्द के साथ ये वाक़या होता तो शायद इतना अप्रोर और इतना इस वाक़े का स्केल ना होता। ये तो गैर मुल्की था तो चलें इतना बड़ा ये वाक़या बन गया। आप जी प्लीज़। सॉरी, मैं आपको एक मिसाल दूँ। ये अभी कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म के पोर्ट्रेट के सामने एक बच्चे ने और एक बच्ची ने, मैं उनको बच्चा बच्ची इसलिए कह रहा हूँ कि उस बच्चे को जब अरेस्ट किया, मेरा ख्याल है हार्डली 15-16 साल का वो बच्चा होगा जिसने वो तस्वीर बनवाई थी। ठीक है, उसके ऊपर आप इनकी ट्वीट्स देख लें, वो ऐसी चिंगाड़ती हुई खौफनाक ट्वीट्स कि इस्लामाबाद इंतजामिया को उनको बच्चों को गिरफ्तार करना पड़ गया। उसके मुकाबले में ये ट्वीट्स देखें जो अभी आई हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है, इस तरह की हैं, मतलब बिल्कुल ही जिसको कहते हैं वो उसमें वो शामिल नहीं है, वो गुस्सा नहीं है उसमें जो उस बच्चे के पोर्ट्रेट बनवाने पर इनको आया था। कहाँ वो वाकया, कहाँ ये वाकया। अच्छा फर्ज कर लें ये औरत मार्च जो है, इसमें अगर किसी बंदे को ना ये औरतें डंडे 2 मार देती, फर्ज कर लें आप, फिर देखिए जरा इनके गुस्से आप कहाँ जाते हैं, आसमानों को छू जाते। तो इन्होंने कहना था इसको पाबंदी लगा दें, औरत मार्च नहीं होना चाहिए, ये सब गालियां भी देनी थी और पता नहीं क्या कुछ करना था। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जरा कंपैरिजन करें, जब ये मजम्मत भी करते हैं तो किस स्केल पे करते हैं और अंदर से असल में जज्बात क्या होते हैं। तो ये है इशू। ये जो सारा साल हम एक माहौल को परवान चढ़ाते हैं ना, उस माहौल के नतीजे में जब ये वाकया होता है फिर हम कहते हैं ओहो ये तो हमारा मतलब नहीं था। फिर आप और यासिर भाई आपसे पूछेंगे कि मजम्मत क्या ऐसा है कि दिल में तो बुरा बहुत जान रहे हैं और दिल में इनके जज्बात बड़े खोल रहे हैं और अल्फाज नहीं ये इस्तेमाल करते ज्यादा, दिल में भी कुछ खास, हाँ दिल में अल्फाज इसलिए नहीं करते कि कल को इनका ही वोट बैंक मुतासिर होगा, कल को इनको ही डंडे पड़ सकते हैं, मजमे में कुछ भी हो सकता है ना, नजर आ रही है। एक्चुअली ये एक बयानिए को सपोर्ट करते हैं, उस बयानिए में इनकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये पूरे इनका इसके पीछे पूरी इनकी एक पावर है। ठीक है, लिहाजा उस बयानिए से ये पीछे नहीं हट सकते। हाँ, जब इस तरह का कोई वाकया हो जाता है जिस पर बामरे मजबूरी कोई एक्सक्यूज, तो इसका क्या एक्सक्यूज को देगा? इस वाकये का मुझे बताएं क्या एक्सक्यूज हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। फिर इनको बामरे मजबूरी ना फिर ये कहना पड़ता है कि नहीं ये तो बहुत अफसोसनाक। लेकिन यासिर ये भी जरूर बताइएगा क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि क्या इनको फर्क पड़ता है ये जब बयान देते हैं कि आवाम जो सुन रही है दे हैव नो फेथ इन इट, उनका कोई ईमान नहीं है इन पे कि ये सीरियस है या अगली बार ये नहीं होगा, वो उसी तरह खौफजदा हैं या अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं बिकॉज हमारा लीडर जो है उससे एक सेंस ऑफ सिंसेरिटी नहीं आ रही इन बयानों में। असल में इनको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा हुमा कि इनको ना वो एक क्या कहना चाहिए, एक वो इम्यूनिटी हासिल है कि इनको कोई कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, और वो माशरे के किसी दूसरे तबके को हासिल नहीं है जो इनको हासिल है, और वो उसकी वजह ये है, वही ये जो इन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है ना इसका मज़हब का, उसकी वजह से इनको हासिल है। आप अक्सर ये देखती होंगी कि टीवी पे ना जब किसी को बुला के पूछते हैं, अभी किसी एंकर ने पूछा था कि वो जो बेचारे 8 पुलिस वाले शहीद हो गए उनका क्या बनेगा, जवाब में मौलाना ने फरमाया कि वो उनका फैसला जो है वो एक हदीस के मुताबिक क़यामत में होगा। तो एंकर ने को थोड़ी सी आगे से जरा करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा भाई मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, आप मुझसे बहस कर रहे हैं। ये अब यहाँ पे आके जो है ना आप अब चुप हो जाते हैं, अब आपसे क्या बहस करेंगे,
क्योंकि उन्होंने तो वो एकदम वो मेंबर से भी ऊपर कहीं चढ़ के जाके उन्होंने ना बात करनी शुरू कर दी। तो इस पे आप उससे इसलिए मैं कहता हूँ कि ये तो मैं 10% भी आपसे बयान नहीं कर पा रहा कि जो इनके पास आज़ादी और लिबर्टी है बात करने की। अभी आप किसी को बुला लें मेरे साथ अगर, तो उनको पूरी आज़ादी होगी, वो पता नहीं क्या कुछ कह देंगे और उनको, लेकिन आप इस तरह से कुछ नहीं कह सकते कि उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, उनसे बिल्कुल उस दलील के जवाब में कोई दूसरी दलील नहीं दी जा सकती। इसीलिए मैंने पहले भी अर्ज की थी, क्योंकि आपको डर होता है कल को आप पे फतवा ना लग जाए ना, ये भी तो बात होती है। सर्टनली अब यासिर साहब, अब इस मामले में कहीं आपको डू यू सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? बिकॉज हम तो टू बी ऑनेस्ट बड़े मायूस हैं। हम अदनान मलिक को बड़ा सुपर हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, ठीक है हमारे पास इस तरह के हीरोज़ होने चाहिए, लेकिन इसी बहादुरी का मुजाहिरा हमारी रियासत और हमारी हुकूमत को भी करना चाहिए था ना। और अब से चंद हफ्तों पहले जब 8 पुलिस वाले शहीद कर दिए गए थे। जी हाँ, मायूस तो कभी भी नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है। मायूसी तो कुफर है, मेरा ये ख्याल है। लेकिन कि इसके लिए ना जिस देखें इसका हल क्या है। हल इसका ये है कि जिस तरह से आपने पूरे मुल्क में ये बयानियाँ कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स तश्कील दिया है, तो इसको रिवर्स करने के लिए उससे ज़्यादा क़ुव्वत नाफ़ज़ा के साथ और उससे ज़्यादा वक्त इस्तेमाल करके, उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब ये बहुत ही एक मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है, ये मुश्किल काम है। और ये काम जो है वो जो जिम्मेदारी इसकी आयद होती है, हमारी सियासी जमातों पर आयद होती है कि वो सारी इस पर यकसू होकर अगर इसको रिवर्स करने पर तुल जाएं तो वो इसको चंद साल में ज़रूर रिवर्स कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए भी पहला जो काम है वो तो मुझे नहीं लगता कि अब वो कैसे अंडू होगा, वो है आपका निसाब। और जो चीज़ें आप इनको पढ़ाते हैं स्कूलों में, अब उस पर क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है और सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम पर वो जो चीज़ इन्होंने बनाई है वो एक अजीबो गरीब एक निसाब है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि जो आने वाली आपके जो नस्ल है, जो बच्चे हैं, उनके जहनों से आप किसी भी तरह से वो क्लियरली यासिर यू आर वेरी राइट, वी आर, हम आपके साथ बिल्कुल वी आर इन अग्रीमेंट विद यू, बिकॉज लिटरली जिन चीज़ों पे अटेंशन जानी चाहिए, थिंग्स दैट नीड टू चेंज, मतलब वो आपके बायोलॉजी, हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें, ये सब्जेक्ट्स नहीं है, वो लिटरली द वे आपकी तरबियत है, इंसानों को यहाँ बदलने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी चीज़ है जिसका नाम है विलिंगनेस। क्या हम बदलना चाहते हैं? मतलब हमारी जो नई जनरेशन्स आ रही हैं, आर दे विलिंग टू चेंज और नॉट? यासिर यू वेरी राइट, एक बहुत बड़ी डिबेट है और इंशाल्लाह हम ज़रा मज़ीद टाइम लगा के किसी और दिन आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ जियो पाकिस्तान। अब कंस्ट्रक्टिव बात भी है और फ्रस्ट्रेटिंग बात भी है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं बदलने नहीं वाली। पता है क्या है, मुझे फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए लगता है कि हम वाकई हमारा रिवर्स गियर चल रहा है। बीच में कुछ ऐसी मुबैना खबरें भी आना शुरू हो गई थी, जनाब कोई बिल तैयार है कि किसी किस्म का हलफनामा निकाहनामे से पहले भी आपको साइन करना पड़ेगा और किसी चीज़ की तस्दीक करनी पड़ेगी। अब यू नो ऐसी बहुत सी जोक, ये एक जोक लगना स्टार्ट हो गया। ब्रेक के बाद मिलिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? जनाब बातें तो हमारे पास बहुत सी हैं, लेकिन वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, पाकिस्तानी एथलीट्स ने खेल के आलमी मैदानों में भी गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है और जिन्हें मकामी सतह पर सराहा जाना बेहद ज़रूरी भी है। और जियो पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस टैलेंट को सामने लाने और इसको इनकरेज करने में एक अहम किरदार अदा करता है। बॉडी बिल्डिंग, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करने वाले जहांजेब हफीज़ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और पिछले महीने स्पेन में हुई ये चैंपियनशिप इन मुकाबलों में जहांजेब हफीज़ ने फिटनेस फिजिक की 2 कैटेगरीज में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते थे। वतन वापसी पर जहांजेब हफीज़ का एयरपोर्ट पर भी शानदार इस्तकबाल किया गया और लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले बासलाहियत बॉडी बिल्डिंग चैंपियन जो हैं जहांजेब, आज जियो पाकिस्तान के मेहमान हैं। जहांजेब, वेलकम टू जियो पाकिस्तान और मुबारक हो आपको। बड़ी अच्छा जी, अभी हमारा राब्ता जो है वो हो रहा है, बट इन द मीन टाइम मैं इनको देख रही हूँ। जहांजेब की तस्वीर है हमारे सामने और मैं सोच रही हूँ कि मतलब इनको तो वैसे ही मेडल दे देना चाहिए था, इसमें मुकाबला कराने की क्या जरूरत है, ये तो लग ही रहे हैं। बहुत मेहनत होती है इसमें। जहांजेब, मुबारक हो आपको और बहुत मेहनत दरकार होती है, लेकिन अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा शेयर करें। यू हैव बीन इनटू बॉडी बिल्डिंग, इनटू फिटनेस फिजिक शुरू से ही, या एकदम आपको ख्याल आया कि जनाब अब तो मुकाबला जीतना चाहिए?
सबसे पहले खैर मुबारक, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। ये ख्याल तो बहुत देर से चल रहा था, फिटनेस साथ साथ लेके चल रहे थे लाइफ में इन अ वाइल, बहुत लंबे अरसे से, लेकिन प्रोफेशनली इधर जाने का अब जाके थोड़ा सा मूड बना। लास्ट ईयर भी छोटे मोटे कम्पीट किए थे, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान बॉडी फेडरेशन ने हमें दिया चांस, तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने का मौका मिला और फिर अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बख्शी वहाँ पे जाके, तो बहुत अच्छा लगा। ज़बरदस्त जाज़ेब। अच्छा, फॉर एवरीबडी एल्स जो कि नॉट एक कम्पिटिटिव तौर पे लेकिन वैसी बॉडी बनाने का शौक़ है, फिटनेस का शौक़ है और सेहत भी अच्छी रहे और अच्छे लगे भी, उनके लिए और चैम्पियनशिप में जाना कितना डिफरेंस है? मतलब जब आप जा रहे हैं गए हैं तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या चीज़ें आपको बिल्कुल उनके मुताबिक करनी होंगी ताकि आप जो है ऐसी ऑब्वियसली कैटेगरीज में हिस्सा भी लें, जीतें भी, तो उस हवाले से ज़रा बताएं। आपकी बात बहुत अच्छी है। ये जो असल चीज़ है इसके अंदर आपको सबसे कटना पड़ता है, आपको बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, लाइफ का एक बहुत अच्छा एक प्लेयर छोड़ देना पड़ता है। फिटनेस नॉर्मली एक बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली किसी कंपटीशन के लिए जाना चाहें या कहीं जाना चाहें तो फिर आपको अपनी दुनिया छोड़नी पड़ती है। लाइक अच्छा, बताइए ज़रा छोड़ना क्या पड़ता है? छोड़ने में बिरयानी मुझे सिर्फ बिरयानी एक आ रही है, लेकिन अदरवाइज क्या छोड़ना? फिजी ड्रिंक्स, कोलाज एंड बिरयानी, मुझे ये दो चीज़ें समझ आ रही है कि छोड़नी पड़ती हैं। नहीं 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 नहीं, आपको ना हर चीज़ छोड़नी पड़ जाती है, आपको ना हंसना ही छोड़ना पड़ जाता है, तब आप कुछ खाओगे नहीं। लाइक यू कैन टेक सॉल्ट, नॉट स्वीट्स, सब कुछ ख़त्म, तो बहुत टफ टाइम होता है। तो लाइक लास्ट 2-3 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ये जो आप इसे मैं तो आजमाइशी कहूँगा, लेकिन आपकी मेहनत, ये कितने महीनों की मेहनत होती है? 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, जिसके बाद आप यहाँ पे पहुँचते हैं? कम से कम नॉन स्टॉप 1 साल की मेहनत होती है। लास्ट 3 और 4 मंथ्स बहुत टफ होते जाते हैं, बिरयानी और लास्ट मंथ और टफ हो जाते हैं। कल खाई है। अच्छा, शुक्र है, आप जीत गए ना, तो आप आना नहीं खाई थी। अच्छा, ये तो ये बाय द वे हम आपसे जरा तस्दीक करा रहे हैं इस बात की, बिकॉज एथलीट्स जो भी हमारे पास आए हैं, ये सेक्रीफाइसेस, फूड सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसके अलावा सप्लीमेंट्स वगैरह भी होते हैं नेचुरली। मतलब आपकी एक बॉडी का एक शेप है, एक मसल है और उसको चलाते भी रहना है, और एक तो आप के साथ कोई न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं, मतलब किस तरह आप वर्कआउट करते हैं? ऐसे ही है। माय टीचर नेम्स हाफिज नासिर, दे गाइड मी सो वेल। हमें प्रॉपरली फिर उसके मुताबिक डाइट लेनी है, कितना प्रोटीन टेक लेना है, कितने कार्ब्स चाहिए, कितना फ़ैट वैल्यू होना चाहिए आपकी बॉडी में, वो सब कुछ लेते हुए ही हम लोग साथ साथ चलते हैं। सिंगली ऐसे नहीं है कि बस डाइट प्लान बनाया और चल पड़े। न्यूट्रिशंस का बहुत ज़्यादा काम होता है और ट्रेनिंग से ज़्यादा उसका काम होता है। किचन के साथ आपको बहुत ज़्यादा रिलेट करना पड़ता है अपनी बॉडी को। यू वेरी राइट। अच्छा जाज़ेब, ये बताइएगा कि आप तो स्पेन तक पहुँच गए, आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त कारकर्दगी भी दिखा दी। पाकिस्तान में बड़ा पैशन है लोगों में, लड़कों में बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन बहुत कम इस इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच पाते हैं। हमारे यहाँ इतना टैलेंट होने के बावजूद भी क्यों नहीं हमारे लड़के आगे बढ़ पा रहे? क्या उनको गाइड नहीं सही किया जाता? और वहाँ जब आप पहुँचे तो क्या मुख्तलिफ लगा आपको अपनी ट्रेनिंग और जो इंटरनेशनल कंपेटिटर्स आए हुए थे उनकी ट्रेनिंग में? उनकी ट्रेनिंग और हमारी ट्रेनिंग में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उनसे, लेकिन हमारे जो दोस्त उधर तक नहीं जा पाते, एक कुछ बजट्स प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। पर्सनली आपको बताऊं, हम लोग लास्ट डे वीज़ा, वी गेट वीज़ा ऑन 26th और 27th को कंपटीशन था। आप सोचें, बॉडी बिल्डिंग हो और आप टू ईट एनीथिंग, सब कुछ बंद किया और आपके पास टाइम नहीं है। विद इन 24 आवर्स मैं किस तरह स्पेन पहुंचा, किस तरह सारा कुछ किया, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और सारा कुछ करने के बाद मुश्किल हो जाता है। ये बताइएगा, मतलब एक बॉडीली फिजिकल हेल्थ की तो पूरी दुनिया, मतलब एक इंसान मैनेज कर ही लेता है। व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ? बिकॉज इतना प्रेशर हो, इतना फोकस आपने किया हुआ, 1 साल आपने ऑलमोस्ट डिवोट किया हुआ इस काम को, तो मेंटली किस तरह आप अपने आप को अपबीट रखते हैं? बेसिकली मेंटली हमें मोटिवेशन फैमिली देती है। फैमिली मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। पेरेंट्स, माई वाइफ, माई चिल्ड्रंस, लाइक हर एक की मोटिवेशन साथ होती है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और टीचर, अगर उन लोगों का साथ ना हो तो आप मेंटली बिल्कुल नहीं उस पर फोकस कर पाते। दे ट्रीट यू लाइक कि बस आप लोगों की हिम्मत वही होते हैं,
अदर देन मेंटली आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि डाइट आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। तब आप देखते हैं आपके सामने बैठ के कुछ खा रहा है कोई और यू कांट ईट, और आपने सब कुछ करना है, तो फिर बहुत फ़र्क पड़ता है, मेंटली बहुत प्रेशर हिट होता है इंसान बार। तो आपने 1 साल पहले इसकी तैयारी के लिए सब खाना पीना अपना चेंज कर दिया था, एज इन यू न्यू कि आपने 1 साल बाद ये स्पेन में जाके लड़ना है कॉम्पिटिशन? यस, आई एम ऑन इट, आई वाज लाइक प्रॉपर्ली प्रिपेयरिंग फॉर इट। मैंने लास्ट ईयर से तैयारी कर रहा था, लास्ट ईयर कोविड प्रेशर की वजह से नहीं जा पाए थे हम सब, तो लेकिन हमने तैयारी को छोड़ा नहीं, हम लेके चल रहे थे उसको तो साथ साथ। ये आपने अपनी तस्वीरें भेजी या फिर आपने अपनी वेट कैटेगरी में किस तरह अप्लाई किया है? एनीबडी हु इज वाचिंग यू राइट नाउ उसको भी बता दें जरा। बेसिकली पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, दे कॉल्ड अस के वी आर प्लानिंग, उनको इनविटेशन आया स्पेन से, उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, हमारे यहाँ पे पहले ऑडिशंस हुए, काफ़ी लोग थे, उनमें से सिलेक्शन हुई, फिर आगे से उन्होंने भेजा स्पेन से जाके हमें इनविटेशंस आए, फिर हम लोग आपकी क्या वेट कैटेगरी है जाज़ेब? इट्स नॉट अ वेट कैटेगरी। जिसमें मैं सिल्वर हुआ हूँ वेट प्लस हाइट है, जिसमें मैं गोल्ड हुआ हूँ इसमें हाइट होती है 6 फीट प्लस हाइट होती है, 182 सेंटीमीटर्स प्लस में फिजिक होते हैं। अच्छा जाज़ेब, ये भी बताइएगा कि ये बड़ा एक रिवॉर्डिंग रहा इन दी एंड तो आपके लिए सारा मरहला, लेकिन टफ भी था, चैलेंजिंग भी था जिस तरह आप बता रहे हैं, तो बस हो गया या आगे भी आपने मतलब ये करते रहना है प्रोफेशनली? नहीं, इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे, अपने पाकिस्तान का नाम और रोशन करेंगे, और कहाँ जहाँ जा सकते हैं। वी हैव द इनविटेशन उधर ही इटली के लिए और भी बहुत से मुल्कों के लिए उन्होंने हमें दोबारा यूनिवर्स के लिए कॉल किया। इंशाल्लाह हम लोग तैयार हैं हर वक्त, हम रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। चलें, एंजॉय ईटिंग एज मच एज यू कैन जब तक आपका अगला कंपटीशन नहीं आता। मतलब ये वैसे बड़ा ही मुश्किल है जाज़ेब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और ये देखें, मतलब आप क्रिकेटर हों, आप हॉकी प्लेयर हों, आप बॉडी बिल्डर हों, वेट वॉट एवर यू डिसाइड टू डू, लिटरली आप एक्टर सिंगर कुछ भी हो, मेहनत नहीं होगी ना तो कुछ नहीं कर सकते। हर चीज़ के पीछे हार्ड वर्क है, मुफ्त में आराम से कुछ नहीं मिलता। मतलब बहुत सी चीज़ें देखने में आपको लगता है जी ये तो आसान ही होगा करना, इसमें क्या नहीं, ये तो देखने में बिल्कुल आसान नहीं लग रहा था, बल्कि उन्होंने तो आसान हमें थोड़ा सा दिखाया भी नहीं, उन्होंने तो खुद बता दिया कि ये एम ही कोई नहीं कर सकता, it's very tough as well. But then most of the things when you want to achieve something, it is tough. कुछ आसान है नहीं। आप वो लोग जो बस शौकिया, ये तो प्रोफेशनल हैं जो शौकिया बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जैसे हमने भी जब शुरू की थी, हमें शौक था 6 पैक बनाने का, आ जाते हैं, लेकिन मेंटेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। मतलब 1 महीने उसके बाद आप अपना लाइफस्टाइल हमेशा के लिए नहीं तब्दील कर सकते, लेकिन ये लोग साल 1.5 साल अपना लाइफस्टाइल, लेकिन ऑल्सो मतलब डिस्करेज इसलिए ना हो बिकॉज एंड में रिवॉर्ड देखें क्या है कि मतलब आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है, आप दुनिया में जाके कम्पीट कर रहे हैं, और वो सेंस कि मैं इन सारों से बेहतर हूँ, मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फैमिली सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यू नो, घर में जुमे को बिरयानी बनी हो या कोई नहारी रात, जुमे को बिरयानी ना बनाए, हाँ बनी हो और उसके बाद आपकी बेगम या आपकी थोड़ी आधी प्लेट खा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सपोर्ट मैं तो कहती हूँ ये जुनैद के साथ, ये जाज़ेब के साथ नहीं होता था। और जो खुशबू होती है ना वही मार देती है आपको, अगर आप खासा ये हमारे साथ होता है, इसलिए हमारे नहीं बन पाते फिर 6 पैक, वरना तो हम बन ही रहे थे। जैसे ब्रेक ले लेते हैं इसी बात पे, कोई और ना करनी पड़ जाए। वेलकम बैक। आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर को हम याद कर रहे हैं मरहूम जुनैद जमशेद को, जो आज ही के दिन एक तैयारे हादसे में जाँ बहक हो गए थे, शहीद हो गए थे। आज उनकी बरसी है। इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं हैं और इनकी ज़िंदगी वैसे बड़ी इंस्पायरिंग भी है। किसी भी स्टेज पे इन्होंने शोहरत की बुलंदियां देखी और हर स्टेज पे अपने करियर की ये हर दिल अजीज़ ही रहे। जब गुलकारी करते थे तो दिलों की धड़कन थे, जब मुबल्लिग और नातखानी की। खैर, हम अभी आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे लाहौर के हल्का N133 में मुस्लिम लीग नून को फतह के साथ एक सरदर्द मिल गया है। एक सरदर्द ये है, धचका मिला है कि पीपल्स पार्टी ने जनाब बड़े ज़्यादा वोट लिए एज़ कम्पेयर टू द लास्ट इलेक्शन, और
सभी को इसने हैरान कर दिया है। 2018 के आम इंतखाबात में इन्हें 133 में वोटर टर्नआउट 51.89% था, जो कि हालिया ज़िमनी इलेक्शन में 18.59% रहा। लेकिन इसके बावजूद 2018 में इस हल्के में 5000 से ज़ायद ऑलमोस्ट वोट हासिल करने वाली पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाब में कई गुना ज़्यादा वोट 32,000 वोट ज़्यादा हासिल करने में कामयाब रही है। और पीपल्स पार्टी फिर पंजाब में प्रॉबली जड़ें पकड़ रही है, क्या इसे कहा जा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपनी ट्वीट में ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाने वाले मुतहर्रिक वर्कर्स को मुबारकबाद देते हुए अगली बार पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा किया है और साथ में सेंटर में भी हुकूमत बनाने का दावा किया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी मानी खेज तबसरा किया, सुनिए क्या कहा। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस पे इलेक्शन लड़ी है, ये 77 के बाद मियाँ साहब बनाते रहे। ये अपने हिसाब साइज से गलियाँ मोहल्ले बरादरियाँ देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई। पूरे पंजाब में इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है। इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूंसी हम चेंज करेंगे। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। जनाब, इस कारकर्दगी पर तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर ने पीपल्स पार्टी की इस कारकर्दगी पर तबसरा किया, वो भी सुन लीजिए। पीपल्स पार्टी वाले कुछ खुश ज़रूर हैं क्योंकि उन्होंने अभी इसको सही तरह एनालाइज नहीं किया, और वो इसलिए खुश है कि वो पहले से उनको काफ़ी ज़्यादा वोट मिले हैं और उनका खुश होना बनता है। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि उनको ये वोट क्यों पड़ा है। उनको ये वोट, मैंने जैसे आपको बताया, बुग़्ज़ नून लीग में पड़ा है। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह से बात कर लेते हैं कि उन लोगों को टेंशन हो रही है, नून PMLN को टेंशन है इस बात की, बिकॉज डेफिनेटली पीपल्स पार्टी तो इसको काफ़ी अपने लिए पॉजिटिव साइन देख रही है। राना साहब, लाहौर के हल्का NA 133 में हस्ब तवक्को जितनी तो मुस्लिम लीग नून ही जीती है, लेकिन खिलाफ तवक्को पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी वोट हासिल कर लिए हैं। एवरीबडी इज़ वेरी सरप्राइज और पीपल्स पार्टी तो इसको काफ़ी सेलिब्रेट भी कर रही है। तो क्या कहेंगे कि पीपल्स पार्टी का भी कुछ जोर आप जमता हुआ देख रहे हैं इस हल्के में, और खासतौर पे आगे इलेक्शंस तो बिल्कुल सर पे ही हैं। मुस्लिम लीग नून को कोई परेशानी नहीं है और ख्वाब देखने के ऊपर बिल्कुल पाबंदी नहीं है। बिलावल साहब जो है वो हुकूमत पंजाब में बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वो कोशिश करें, उनका हक है। लेकिन जहाँ पे जो पीपल्स पार्टी को वोट मिले हैं वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोट नहीं हैं, बल्कि टोटल वो वोट हैं जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो है वो पड़ सकते थे। इसमें अवामी तहरीक के वोट भी शामिल हैं। अवामी तहरीक ने बहुत भरपूर जो है वो पीपल्स पार्टी की हमायत की, सिर्फ PMLN की मुखालफत में। PTI ने भी जो है वो अपना वज़न जो है वो उस तरफ डाला। क्यू लीग जो है वो उनके साथ थी। गर्ज़ के तमाम जमातें जो हैं वो इस कोशिश में थी कि PMLN को लाहौर से जो है वो शिकस्त दी जाए और उसके ऊपर जो है वो फिर अपनी जो है वो आइंदा की जो इलेक्शन में कामयाबी है उसकी जो है वो बुनियाद रखी जाए। तो ये एक क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन था और इलेक्शन भी फिर सिर्फ कोई 6-8 महीने का, ना असम्बलियों के मुस्तकबिल के मतलब कोई मुस्तकिल बात है, ना इस हुकूमत का कोई हाल है, तो इसलिए उसमें जो है वो टर्न आउट जो है वो थोड़ा कम रहा। बाकी मुस्लिम लीग नून को ये बिल्कुल बड़ी तसल्ली है कि चलें। अच्छा राना साहब, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट भी दीगर जमातों की भी हासिल रही थी। ये बाई इलेक्शन तो गुजर गया, लेकिन आप लोगों का असल टारगेट तो हुकूमत था। अब PDM का प्लान आया है, 3-4 माह बाद ऑलमोस्ट कोई एक महंगाई का मार्च होगा इस्लामाबाद में, ये अंदर घूम फिर के वापस पता नहीं आएगा, ये वहीं रहेगा। तो सर ऐसे कैसे जाएगी हुकूमत? देखिए, महंगाई मार्च का फ़ैसला जो है PDM का, ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है, अवामी उमंगों के मुताबिक फ़ैसला है। लोग महंगाई से बहुत तंग हैं, बल्कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल तो क्या नामुमकिन हो चुकी है। तो इसलिए महंगाई मार्च जो है ये PDM का बहुत अहसन फ़ैसला है, ये होना चाहिए। और रही जहाँ तक बात कि ये इस्लामाबाद के अंदर घूमेगा, तो घूमता घूमता जो है वो वहाँ पे इस्लामाबाद में कई बड़ी
जो है वो अहम जो है वो जगह और इमारतें हैं, तो फिर जब वो घूमेगा तो वो किसी वक्त किसी तरफ भी जो है वो जा सकता है। ये आप उसे इस्लामाबाद पहुंचने दें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो है ये सारी चीज़ें जो है ये सामने आएंगी। और हमारा कोई टारगेट, कोई ज़ाती टारगेट हुकूमत नहीं है। हमारा टारगेट या हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये हुकूमत जो है, जो जिस तरह का ये नाहल और नालायक और ओबाश टोला इस मुल्क के बहुत शुक्रिया राना साहब। और राना साहब से भी बात की है, आज हमने सेनेटर फैसल से भी बात की थी। सारे बड़े पुरएतमाद हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं ऑन व्हाट दे आर थिंकिंग ऑफ डूइंग। अच्छा जी, मैं बताऊँ आज आप लोग क्या कर सकते हैं, जुनैद जमशेद के गाने सुने। We're going to see you tomorrow. Stay safe. Wear a mask.